हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे सब। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी सबकी। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट वीडियो में हम लोग हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट किए थे। हाइपर कंजुगेशन से पहले हम लोग अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हम लोग अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो अल्फा कार्बन क्या था? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है, क्या था? जो मेरा सिस्टम होगा ना, सिस्टम से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो होता है मेरा अल्फा कार्बन। ठीक है, और सिस्टम क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो या फिर रेडिकल हो या फिर एल्कीन हो, उसे हम लोग को सिस्टम माना गया था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से पहले अगर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन आता है तो समझ लो कि हाइपर कंजुगेशन क्या आता है। हाइपर कंजुगेशन बहुत सिंपल है। अगर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आप लोग को आता है कि क्या होता है, कैसे देखा था, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन समझ लो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ये सब देखा गया था, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट हम लोग मूव कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। किस किस में पढ़ना है? कार्बोकैटायन में पढ़ना है, फ्री रेडिकल में पढ़ना है और एल्कीन में पढ़ना है। ठीक है, किस में पढ़ना है? कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। ठीक है, अच्छा, जो हाइपर कंजुगेशन होगा ना, उसके लिए एक कंडीशन होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पढ़ा गया था, वो तो फोकट का पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, उसका कुछ यूज था हाइपर कंजुगेशन में। तो उसका यूज क्या है? हम लोग जब हाइपर कंजुगेशन देखेंगे ना, तो कार्बोकैटायन में देखेंगे, फ्री रेडिकल में देखेंगे और एल्कीन में देखेंगे, उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है ना, क्या कंडीशन में सिंपल सा है, जो हम लोग कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या फिर जो भी एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन सब के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है उसे बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लास्ट वीडियो में बात किया गया था। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया सिस्टम। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब भी हाइपर कंजुगेशन आएगा सबसे पहले हम लोग सिस्टम देखेंगे। सिस्टम मेरा ये हो गया, कार्बन प्लस चार्ज है, ये मेरा होगा सिस्टम। सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। और एक बात बहुत ही जरूरी था, जितने भी अल्फा कार्बन होते हैं ना, वो अल्फा कार्बन तभी होगा जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है ना, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3 है। मतलब ये मेरा क्या होगा? ये मेरा अल्फा कार्बन होगा, और ये जो होगा ये मेरा हो गया अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब ये क्या करेगा? ये मेरा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ आ गया रेडिकल, ये मेरा हो गया सिस्टम। इस सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और ये sp3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन मेरा हो जाएगा अल्फा कार्बन। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी क्या शो करेगा मेरा? ये भी मेरा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे है एल्कीन, ये मेरा हो गया सिस्टम। इस सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो अटैच है जो हाइड्रोजन, उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। ठीक है ना, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। हमको 3 में हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है। तीन सिस्टम था। पहला सिस्टम कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। ठीक है, ये मेरा हो गया सिस्टम। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन sp3 है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब ये जो मेरा सिस्टम है यहाँ पर तो हाइपर कंजुगेशन तो होगा। ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, अभी तक हम जितना भी इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, उन सब में एक बात कॉमन था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जा रहा था। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है उसकी तरफ। ठीक है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में कोई सा भी रिएक्शन हो, हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगा। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, किधर होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा। तो एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है। ठीक है ना, तो हाइपर कंजुगेशन वहीं से बेस्ड है। देखो, ये मेरा हो गया सिस्टम। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, देखो 1 2 3, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिख दिया ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब ये लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? यहाँ पे कम है। ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा। अब कैसे करेगा, देखो ये मेरा हाइड्रोजन है यहाँ पे ना, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर बॉन्ड बनाया हुआ है तो क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये बॉन्ड टूटेगा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन क्या करता है ना, हाइड्रोजन रेडिकल में बहुत ही अनस्टेबल होता है। हम लोग H+ देखते हैं, H+ थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में होता है ना, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या कर लेगा, इससे एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इस बॉन्ड से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चला गया लो डेंसिटी की तरफ, यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से फ्लो करके चला गया यहाँ पर, यही होता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। देखो एक बार ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ सकता है, दूसरी बार ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ सकता है, तीसरी बार ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड टूटता कैसे है मैं बता रहा हूँ आगे, देखो। तो होता क्या है ना, ये मेरा तो हो गया सिस्टम, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, देखो H+ बन गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया है, उससे क्या कर लेगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। आगे समझ में, एक बार ये वाला बॉन्ड टूट के गया है, दूसरी बार क्या हो सकता है, दूसरी बार ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तीसरी बार क्या हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी टूट सकता है, ये वाला भी टूट सकता है, ये वाला भी टूट सकता है, हमको तो पता नहीं कौन कौन सा टूट सकता है। जितने हाइड्रोजन रहेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, उतनी बार बॉन्ड टूटेगा, उतनी बार बॉन्ड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 बार बॉन्ड टूटकर 3 बार हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा, और 3 बार मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। जैसे अगर एक बार ये हाइड्रोजन गया तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये वाला बनेगा, ये जाएगा तो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये जो मेरे स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे रेजोनेंस में पढ़ रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये जो मेरे स्ट्रक्चर बने ना, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड गायब हो गया, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड गायब हो गया। जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले तो बॉन्ड था, लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो बॉन्ड क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है ना, मतलब बॉन्ड वहाँ पर है नहीं है, तो इसलिए मतलब चूतिया सा लॉजिक है, पता नहीं कौन सा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसके लिए ऐसे ही बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अब आगे काम की बात क्या है, अगर मैं कोई सा एक स्ट्रक्चर दे दूं और पूछूं कि इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, या फिर कि ड्रॉ करो सभी के सभी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे। इस केस में देखो, एक बार ये हाइड्रोजन जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जब ये जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर, जब ये जाएगा तो तीसरा स्ट्रक्चर। तो क्या जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, ध्यान से, जितने मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी बार वो हाइड्रोजन टूट कर अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले को देगा, अगर बगल वाले को दूंगा तो उतनी बार क्या मेरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही मेरा क्या होगा, उतने ही मेरे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अरे समझ में, ये बात याद रखना है, कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। जितने मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने मेरे पास क्या होगा, उतना मेरे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रॉ ऑल द नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना है वो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम सिस्टम के पास, ये मेरा हो गया सिस्टम, ठीक है। सिस्टम से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो होता है मेरा अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन तब होगा जब उसका हाइब्रिडेशन कितना हो, sp3 हो, मतलब अगर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हो तो ही वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिस्टम हो गया, इससे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, एक तो ये है, एक तो ये है, तो दोनों अल्फा कार्बन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको उसका चेक करना पड़ेगा हाइब्रिडेशन। ये कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2, एक ही साइड से 3 1 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला भी 4 बनाया है, इसका भी हाइब्रिडेशन कितना है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 ही है, ठीक है ना। मतलब दोनों अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वही मेरा अल्फा हाइड्रोजन होता है, 1 हाइड्रोजन 2, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
ठीक है ना। तो इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसके कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है। एक बार ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और एक बार ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बार ये H+ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा। दूसरी बार क्या होगा, इस वाले को यहाँ पर H+ आ जाएगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा। तो कितने बनेंगे? 2 बनेगा मेरे पास नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आया समझ में? सिंपल है ना। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग या फिर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना मेरे पास क्या बनेगा, उतना मेरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे? पहले अल्फा कार्बन देखो, ये मेरा हो गया सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन। एक तो ये वाला कार्बन, एक तो ये वाला कार्बन, और ये भी तो है, ये रिंग बना है ना, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन से तो बना है। तो ये कार्बन ये भी हो गया, ठीक है। क्या तीनों के तीनों sp3 है? ये 4 बॉन्ड बनाया है, 2 इससे 3 4, ये भी 4 बॉन्ड बनाया है और ये वाला भी 4 बॉन्ड ही बनाया है, ठीक है। तो मतलब सबके सब sp3 हैं, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? अल्फा कार्बन हो जाएंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? एक इससे 3 बनाया है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो होगा, जैसे बेंजीन का जब लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C6H6 होता है ना, ऐसे ऐसे रिंग की तरह बनाते हैं। हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन छुपा होता है। तो ऐसे ये 3 बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन से बनाया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। तो टोटल कितना हो गया? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 बनेंगे। बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, अगर मुझे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन देखने आता है तो हाइपर कंजुगेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। और ये याद रखना, सिर्फ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे? सिस्टम को पकड़ो, सिस्टम से डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन। हमेशा नहीं, वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो वो अल्फा कार्बन नहीं होगा, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन कैसे देखेंगे? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा मेरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब इस बार क्या करना है, इस बार मुझे ये नहीं बताना कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, मुझे ये बताना कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ट्रिक याद रखो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। आते हैं, ये मेरे पास 4 स्ट्रक्चर है, इसमें से बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। पहले हम जाएंगे सिस्टम के पास। इसमें मेरा हो गया सिस्टम ये, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन कोई है ये नहीं है, तो अल्फा कार्बन है ये नहीं है, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन इस केस में हो गया 0। ये मेरा हो गया सिस्टम। उसे अटैच्ड कार्बन sp3 है, हाँ बिल्कुल है, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हो गया सिस्टम। ये 2 कार्बन sp3 3 हाइड्रोजन, इसके पास हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास आते हैं सिस्टम, कार्बन तीनों sp3 3 3 6 3 9, इसके पास कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन सब में अगर मैं स्टेबिलिटी को ऑर्डर बताऊं तो सबसे स्टेबल कौन होगा? ये वाला फिर ये वाला। आगे समझ में, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन खत्म, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। तो सेम ही है, जैसे हम लोग कार्बोकैटायन का करते हैं ना, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। कार्बोकैटायन का जैसे होगा वैसे ही फ्री रेडिकल का भी होगा, ठीक है ना। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये CH3CH2 रेडिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अरे 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी वही सब होगा, ठीक है। क्या होगा? एक बार ये हाइड्रोजन टूटेगा, एक बार ये टूटेगा, एक बार ये टूटेगा, ठीक है। एक बार ये हाइड्रोजन टूटेगा, एक बार ये हाइड्रोजन टूटेगा, एक बार ये हाइड्रोजन टूटेगा। लेकिन इस बार इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इस बार ये हाइड्रोजन H+ नहीं बनाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, ठीक है। तो जब ये वाला जाएगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। सेम ऐसे एक बार ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बार ये लेगा, एक बार ये लेगा,
तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। जैसे एक बार यहाँ पर H रेडिकल बना, फिर यहाँ पर H रेडिकल बनेगा, फिर नीचे वाला H रेडिकल बनेगा। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस वही देखना है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो करेगा। बस मुझे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन पता होना चाहिए। क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को बस तोड़ना है। अल्फा यहाँ पे रेडिकल था ना, अब अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ के उसको रेडिकल देकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लो। एक बार इसको तोड़ लो, एक बार इसको तोड़ लो, एक बार इसको तोड़ लो। आ रहा समझ में? जैसे कार्बोकैटायन का है, सेम टू सेम फ्री रेडिकल का भी है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक बार ये रेडिकल बनेगा, एक बार ये बनेगा, एक बार ये बनेगा। ठीक है ना, सिंपल ही है। अब आते हैं हमारा एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, को याद रखना है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, या फिर फ्री रेडिकल में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेगा। जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। बस याद ये रखना है। अगर मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेना तो ये याद रखना है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर पूछे कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे तो क्या करना है, जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। तो अगला हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, ये हो गया मेरा सिस्टम। सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है ये है sp3, तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन हो गया। और इसके मेरे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बगल के पास चला जाता है और हाइड्रोजन के पास प्लस या फिर रेडिकल आ जाता है। ठीक है, तो वही केस इसमें भी होगा। देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, यहाँ पे ज़्यादा, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये वाला बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। ठीक है, अब जरा सोचो, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया, ये क्या होगा, ये 5 बॉन्ड बना लेगा। देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से बनाया था 4, और एक बॉन्ड में और लेते आया, 2 2 4 5 बॉन्ड हो गया। लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो क्या होगा, ये जो एक बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट होकर इसके ऊपर आ जाता है। रेजोनेंस में जैसे हुआ था ना, रेजोनेंस में ऐसे तो हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला काम यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये जब जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आया, कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगा, तो क्या करेगा, ये जो एक बॉन्ड है ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। यहाँ पर 2 बॉन्ड था, कार्बन 5 बॉन्ड बना था, इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या चला गया, ऊपर चले गया, इसके पास आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, ऐसे जैसे ये वाला H+ बना है, दूसरी बार क्या होगा, ये वाला बनेगा, H+ बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, और सेम टू ये वाला यहाँ पे आके माइनस चार्ज, और सेम टू सेम केस तीसरे वाले के साथ भी हो जाएगा। आगे समझ में? तो तीसरा वाला भी ऐसे होगा, इस बार ये H+ बनेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, और इसकी वजह से ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा माइनस। आगे समझ में? तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतनी बार नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने मेरे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जितना मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना मेरे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जिस स्ट्रक्चर के पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, विच इज मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसके पास अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलो देखते हैं। ये मेरा हो गया सिस्टम, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन। इसके पास टोटल है 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास आओ, ये मेरा सिस्टम, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सेम केस इसमें भी, ये मेरा हो गया सिस्टम, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब देखो, अब तो बहुत ही बड़ी समस्या आ गई। अभी मैं बोल रहा था कि जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में सभी के पास इक्वल अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि सभी के पास इक्वल अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करते हैं, तो करना ही है, पहले तो चेक करो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो तो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इन द केस अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन बराबर आता है तो क्या करना है, तो उन तीनों स्ट्रक्चर में से वो स्ट्रक्चर देखो जिस कार्बन पर, जिस अल्फा कार्बन पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो।
आ रहा समझ? कहने का मतलब ये है, देखो, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, अल्फा हाइड्रोजन तीनों में क्या हो रहा था, सेम आ रहा था, तो डेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन विच मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन अकर इन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल कार्बन। सिंगल कार्बन के पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो मतलब क्या है, इस कार्बन को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उस कार्बन को लूँ, इस कार्बन के मैं लेता हूँ अल्फा कार्बन, इस कार्बन पे क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? देखो, अगर इस कार्बन को तुम लो, इस वाले कार्बन को, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एक ये है, एक ये है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और ये 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन किसके हैं? इस कार्बन पर है, ठीक है। इस केस में देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये भी कार्बन है, ये भी है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आ रहे हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आ रहे हैं। सिंगल कार्बन पर कितना अल्फा हाइड्रोजन आया? इस केस में सिंगल कार्बन पर सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, दिख रहा है ना, सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में देखो, इस केस में भी क्या है, इस केस में यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब तो ये समझ में आ गया, इन तीनों में से ये वाला तो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो इन तीनों में से इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये वाला तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात आता है ये वाले का, इन दोनों का, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है और सिंगल कार्बन पर भी सेम अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ना हमको ये याद रखना है कि ट्रांस जो होता है वो सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या मैं बोला, जो ट्रांस होता है ना वो सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस और सिस पता होगा ना, ये मेरा होता है ट्रांस, ये होता है मेरा सिस। अगर सेम साइड है तो वो सिस, अगर अपोजिट साइड है तो होते हैं ट्रांस, ठीक है। क्या रखना है, जो मेरा ट्रांस होगा वो स्टेबल होगा सिस से ज़्यादा। तो ये मेरा ट्रांस है तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मेरा सिस है ये वाला कम स्टेबल होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा तो ये ए वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर कौन है, सी है, फिर कौन है, फिर है बी। आया समझ में? अच्छा, ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, और किसी भी सिस्टम पे अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है वो मिनिमम है तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए ट्रांस वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है सिस, ठीक है। तो आई होप हाइपर कंजुगेशन अब क्लियर होगा, मज़ा आया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तो हम लोग आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या आता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे साथ हम लोग को एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये सब मिलेगा, तो आगे हम लोग उसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।